ठीक है, अब सेकेंड टर्म की जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज इट विल टॉक अबाउट मटेरियल्स प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम बेसिक कहां से जानते हैं? एटम की दुनिया से। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर बहुत बड़ी गैलेक्सी तक, इन सभी में कॉमन चीज क्या है? जिन एलिमेंट्स को आज हम जानते हैं ज्यादातर में वही एलिमेंट पाए जाते हैं। इनके कैरेक्टर क्या होते हैं? अगर ये समझ जाएं तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की पूरी नॉलेज हो जाएगी। देखिए, मटेरियल को अच्छे से जानने के लिए उसके बेसिक, उसके डेप्थ में जानना जरूरी है, जिसको क्या कहते हैं हम? एटम्स, एटॉमिक वर्ल्ड। एटॉमिक वर्ल्ड में क्या होता है? जैसे हम यहां पर नॉर्मली फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एक्सेलरेट करता है। क्या एटॉमिक वर्ल्ड में भी एक्सेलरेट करता है? ऐसे क्या नेचर होते हैं मटेरियल के कि जब हम उसको कोई चेंज लेकर आए तो उसका चेंज किस पर डिपेंड करेगा? क्योंकि मटेरियल का चेंज या किसी भी चीज का हम जब चेंज लेकर आते हैं तो वो अपने आप नहीं आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जिस नेचर को हम जानते हैं उसके दो रूप हम जानते हैं। पहला कि वो एक गोली जैसा है, जब वो किसी से टकराएगा तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा। दूसरा क्या है कि उसके पास एक वेव कैरेक्टर होता है कि जब वो चलता है तो वो वेव की पैटर्न में चलता है। इन सब कैरेक्टर की शुरुआत एक बेसिक लेवल से शुरू होती है एटम की दुनिया से। एटम का जो नेचर है वो कैसा होता है? तो वैसा ही होता है जैसे हम नॉर्मल हर किसी का नेचर देखते हैं। पानी का नेचर, पानी क्या करता है? उसको हम जमीन पे ऐसे फैला दें तो पानी अपनी मर्जी की शेप ले लेता है जहां पर उसको सबसे कम एनर्जी खर्च होती है। जहां पर इस चौक की सबसे कम एनर्जी खर्च हो ये उसी जगह पहुंच जाएगा। ऐसे ही एटम भी वर्क करता है, पूरा नेचर ऐसे ही काम करता है। जिस जगह पर एनर्जी की खपत सबसे कम हो वहीं पर वो चीज रहना चाहती है, बसना चाहती है। हमने तीन तरह से प्रॉपर्टीज को बांटा है हमने किसी भी मटेरियल को: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वाले मटेरियल में हमने कुछ एटम्स के बेसिक स्ट्रक्चर देखे। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? तो सॉलिड में हम ये देखेंगे कि जो एटम्स हम देखते हैं, जिनकी बात करते हैं, उनके बीच में एक ऐसी फोर्स होती है जो उनको साइड से पकड़ती है और ऊपर नीचे से दोनों तरफ से इक्वली इसको प्रेस करती है। सॉलिड में क्या होता है कि उनके यहां पर भी फोर्स प्रेजेंट है, यहां पर भी फोर्स प्रेजेंट है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल और ये नॉर्मल। ये दोनों फोर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसके एटम पास पास होते हैं, काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। और इसमें खास क्या होता है? किसी भी सॉलिड के बारे में हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। उसको किसी भी कंटेनर में डालोगे तो शेप नहीं बदलेगा, वॉल्यूम तो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड की खास बात क्या है? शेप फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड। नंबर 2, लिक्विड की खास बात क्या होती है? लिक्विड में ये टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट होती है जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स को पकड़ नहीं पाते और वो ऐसे करके साइड में इधर गिर जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं कि वो बह गए, वो फ्लो कर सकते हैं। इसलिए इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। लेकिन क्या फिक्स होता है इनका? वॉल्यूम। नंबर 3,
गैस, उसमें ना तो शेप फिक्स है ना तो वॉल्यूम। नीदर शेप नॉर वॉल्यूम, ये दोनों ही फिक्स नहीं है। ये सब बातों को कौन डिसाइड करता है? एटम के अंदर छुपी हुई वो फोर्स, एक वो कैरेक्टर जो एटम को पकड़ के रखता है। जैसे एक स्प्रिंग, अब ये जो मैंने बनाया स्प्रिंग के जैसा, ऐसा नेचर क्यों दिया? क्योंकि एटम के पास यही तो कैरेक्टर है। क्या बनाया? ठीक है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और यही नेचर क्यों दिया? क्योंकि एटम के पास इसी तरह का खास स्ट्रक्चर होता है। जब हम किसी भी रोप को ऐसे खींचते हैं, पहले वो ऐसे खड़ी है शांत, उसको खींच दिया, मॉलिक्यूल फैल गए, फिर छोड़ दोगे इस फोर्स को तो ये वापस ऐसे आ जाएंगे। ऐसे से ऐसे क्यों आए? क्योंकि इनको लाने के लिए एक फोर्स काम करती है जो एटम के बीच में काम करती है। अगर एटम के बीच में तो उसका फोर्स का नाम क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स। और इसी फोर्स का सारा चक्कर है इंटर एटॉमिक फोर्स का। वैसे तो हमारे नेचर में 4 ही फोर्स हैं जो फंडामेंटल हैं, बाकी से बनाई गई है। ये कौन सी है? क्या ये ग्रेविटी है? नहीं। क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है? नहीं। क्या ये वीक न्यूक्लियर है? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस में काम करती है 10⁻⁻15 की रेंज में। ये कौन सी है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इसका नेचर है इलेक्ट्रिकल फोर्स वाला। इसको और किस नाम से जानते हैं? ये रस्सी के मॉलिक्यूल, इसको पकड़ के मैंने खींच दिया, इन मॉलिक्यूल्स में इधर खींचने का एक टेंशन आ गया है। ये सारे के सारे वापस जाना चाहते हैं, तो ये जो वापस ले आने वाली टेंशन है, फोर्स है, इसको वापस खींच लेती है। और यही कौन थी? इंटर एटॉमिक। इसी का नाम क्या था? इलेक्ट्रिकल। इसी का नाम क्या है? टेंशन। तो ये सारे के सारे नाम एक ही फोर्स के हैं। मॉलिक्यूल के बीच में काम करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे एक स्प्रिंग, ये नॉर्मल अभी एक स्टेट पर है, इसको ऐसे स्ट्रेच कर देंगे तो क्या होगा? वापस जाना चाहेगी। दबा देंगे तो वापस जाना चाहेगी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन ऐसा करना क्यों चाहते हैं मॉलिक्यूल्स? तो एटम को सोचो, एटम को जानते हैं। ये जो एटम हमें दिख रहे हैं, क्या ये खड़े रहते हैं कि चलते हैं? तो इन एटम के पास एक कैरेक्टर होता है, जैसे आप सबके पास है। आप कहां रहते हैं? अपने घर में। लेकिन अभी कहां पर हैं? ट्यूशन में। ठीक है, उसके कुछ देर बाद कहां रहते हैं? पार्क में या घर में? घर में रहते हैं, लेकिन है कहां पर? पार्क में। तो जब आप कहते हो, मैं बार बार पूछता हूं कहां रहते हो, तो आप क्या कहते हो कि मैं घर में, लेकिन मिलते कहां पर हो मुझे? पार्क में। घर पे कब रहते हो फिर? इसी तरह से एटम भी। एटम के पास कैरेक्टर है कि जहां पर वो है, वो अपने पोजीशन से नाचता रहेगा, घूमता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन वो एक चीज पक्का है, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, हर जगह चलेगा, हर जगह नाचेगा। लेकिन वो एक पोजीशन को नहीं छोड़ता कभी, वो इसी पोजीशन के चक्कर लगाएगा। और इसको कहते हैं मीन पोजीशन।
और एटम हमेशा इसी को पकड़ के कंटिन्यू घूमता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही ये दोनों पास आएंगे तो इनके बीच की एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो अभी इस स्टेट पर रहना चाहते हैं। ये इनकी डिस्टेंस आर है ओरिजिनल, अभी नेचुरली इस स्टेट पर है तो सबसे कम एनर्जी खर्च हो रही है। लेकिन जैसे ही इसकी डिस्टेंस कम कर दो या डिस्टेंस बढ़ा दो तो इनकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी और ये वापस आना चाहेंगे। ऐसे दूर कर देंगे तो ये अट्रैक्ट होना चाहेंगे, पास कर देंगे तो ये रिपेल होना चाहेंगे। ये एटम का नेचर होता है। ठीक है, फिर से यहां से इसको ऐसे पास कर देंगे तो ये दूर धकेलेगा, इसको दूर खींचेंगे तो पास कर देगा इसको। और यही कैरेक्टर हमें एटम का समझना होता है। ये जो कैरेक्टर हमने अभी पढ़ा सुना कि एटम को दूर खींचो तो पास जाएगा, पास खींचो उसको पास ले जाओ तो दूर धकेलेगा। इसने एक चीज को जन्म दिया, इलास्टिसिटी। अच्छा देखिए, ये वो मेन पोजीशन है, ये वो उनकी पोजीशन है जहां पर सबसे कम एनर्जी खर्च होती है। कितनी? सबसे कम। ये मिनिमम एनर्जी है तो वो यहां पर रहेगा। सारे मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है। डिस्टेंस पास करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, उनको दिक्कत आएगी, पसंद नहीं होगा। बहुत क्लोज कर देंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होगी। इसलिए डिस्टेंस कम करेंगे तो ये पॉइंट यहां आएगा, तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। या फिर दूर खींचोगे तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो पास आना चाहेंगे। बहुत दूर कर दिया तो वो एनर्जी मैक्सिमम पहुंच गई। और जब हमें काफी ज्यादा दूर कर देंगे तब वो मटेरियल टूट जाएगा। ये कौन सा रीजन है? जहां पर हमने इसको दूर कर दिया, और ये जहां पर हमने इसको कम कर दिया, पास। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इसका कर्व है। इसी तरह से अभी ये इस पोजीशन पर है, तो जो फोर्स का नेचर है वो कैसा इन दोनों में? नॉर्मल, आराम से। हम जब उसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे तो एक रिपल्सन फोर्स काम करेगी, उसको दूर धकेलेगी। तो डिस्टेंस कम करने से एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है। रिपल्सिव फोर्स को माइनस से दिखलाते हैं हम। तो डिस्टेंस बहुत कम, रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा। डिस्टेंस कम करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस को यहां तक और रिपल्सिव फोर्स जो है मिनिमम की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका ग्राफ आप जैसे मर्जी बना लो। अगर डिस्टेंस हमने कम कर दी तो ये ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। अगर आप ऊपर माइनस देना चाहते तो ग्राफ यहां से बन जाएगा। बट बाय द फैक्ट अभी हमें समझना यह है कि जब फोर्स अट्रैक्ट होती है तो वो प्लस का साइन, जब रिपेल करती है तो माइनस का साइन। अट्रैक्टिव में हमेशा हम प्लस लेते हैं और रिपल्सन में माइनस, या फिर वाइस वर्सा कर लो। जिसको जैसी कंट्री होती है, जिसका जैसा हिसाब होता है, वो फोर्स को इस तरह से लेते हैं। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में अट्रैक्टिव फोर्स को माइनस लिया है और रिपल्सिव फोर्स को प्लस लिया है। सो इट इज देयर चॉइस, वो जो कर लेना चाहते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। बट ये जो नेचर की प्रॉपर्टी है कि एक मटेरियल को खींचो और वापस चले जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसको डिफॉर्म करने पर
मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले। तो ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल होते हैं इलास्टिक मटेरियल। लेकिन सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन, इसको कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी It is a property of material where an object is deformed by deforming force. एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स उसकी शेप को बिगाड़ती है वो डिफॉर्मिंग फोर्स। क्योंकि हम क्या नहीं चाहते, मोशन नहीं चाहते, डायरेक्शन बदलना नहीं चाहते, तो क्या होगा फिर? शेप बदल जाएगी। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वेयर एन ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड बाय डिफॉर्मिंग फोर्स शेप, वापस से अपनी शेप को कर लेता है। तो मटेरियल इलास्टिक होते हैं और जो प्रॉपर्टी इनके अंदर है वापस आने वाली वो इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी से ये पता चलेगा कि कौन मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है। सो इट टेल्स द डिग्री ऑफ इलास्टिक मटेरियल और इलास्टिसिटी। और इलास्टिक मटेरियल कौन? जो अपनी शेप को वापस कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं? तो होते हमारे पास बहुत सारे, और इन्हीं को समझने के लिए हमें उस नेचर को जानना पड़ेगा जो इलास्टिक मटेरियल में होता है। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। वो टर्म कौन कौन सी है? जैसे स्ट्रेन, स्ट्रेस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ऐसे ये सारे टर्म आएंगे जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा। हुक्स लॉ आएगा, सब इसमें चीजें आएंगी, तो हमें एक एक करके सारे जानने हैं। नंबर 1 स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है? ये हम कई बार देखते हैं। जब भी हम कभी सोते हैं रात को तो कभी कभी गर्दन में एक परमानेंट चोट सी आ जाती है और हमारी गर्दन ऐसी कैसी रह जाती है, वापस करते तो दर्द होता है। और वही क्या है? स्ट्रेन। मटेरियल में डिफॉर्मिटी लाना। जब हम किसी मटेरियल को फोर्स लगा के डिफॉर्म कर दें तो हमने इसमें स्ट्रेन पैदा कर दिया। अच्छा, जैसे कि एक मटेरियल, उसकी लेंथ L है, L लेंथ, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स या फिर लोड। mg ऐसे लगाया और मटेरियल धीरे धीरे करके उसकी शेप और लेंथ बोलो, लेंथ बढ़ गई। लेंथ में जो खिंचाव है
इसको हम कहेंगे चेंज इन लेंथ। पहले लेंथ L थी और अब उसकी लेंथ हो गई है L प्राइम, लेकिन जो चेंज है वो डेल्टा L। जब मटेरियल की लेंथ बदलती है तो क्या उसकी विड्थ नहीं बदलेगी? तो याद रखो, बदलेगी, पक्का बदलेगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल को डिफॉर्म करने से वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए एरिया कम हो जाएगा। लेकिन हम लेंथ को इतना बदलते हैं छोटा सा कि लेंथ में जो चेंज है वो ना के बराबर होता है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन याद रखेंगे कि जब भी लेंथ बदलेगी तो एरिया बदलेगा, ये कंफर्म। क्योंकि हमें फिजिक्स को पढ़ना होता है तो हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं, तब जाके जब सीख जाएं तब मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हमें जिसको सेपरेट पढ़ना है वो लेंथ में चेंज है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेपरेट पढ़ने के बाद मिक्स करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या स्ट्रेन है? ये लेंथ में चेंज। अच्छा, L लेंथ में डेल्टा L चेंज आया ना, तो 1 मीटर लेंथ में कितना चेंज आएगा? 1 मीटर में इतना चेंज आएगा। और यही चेंज क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ कंपेयर विद इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो चेंज इसका 1 मीटर में आया है तो वो चेंज हर एक 1 मीटर में हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये सेम रहेगा फॉर यूनिफॉर्म चेंज। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसलिए नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक। अच्छा, नंबर सेकंड बी। ऐसा ही वॉल्यूम में होता है। जब किसी बैलून को हम ऐसे फुला देते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, उसके बल्क में चेंज आता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा? हमने कुछ गैस भर दी, पानी भर दिया, तो पानी की जो प्रेशर है उस पर तो कैसा लगने वाला है? सरफेस पे नॉर्मल, हर एक प्रेशर को नॉर्मल दबाएगा, धकेलेगा। तो उसमें भी क्या होगा? और ये वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेन। अब ये तीसरे तरह का एक और चेंज है जिसको हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। वो स्ट्रेन कैसा होता है? तो वो ऐसा है जैसे कि मैंने एक मटेरियल को पकड़ के ऐसे तिरछा कर दिया। ठीक, अगर मैं उसको तिरछा कर दूंगा तो क्या हुआ? क्या उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो क्या चेंज आया? उसकी कॉन्फ़िगरेशन। पहले वो ऐसा था, अब वो ऐसा हो गया, मटेरियल तिरछा आ गया। तो पहले यहां पर शेप थी उसकी, अब वही लेंथ यहां पर आ गई। और ये जो चेंज है इसको हम एंगल से डिनोट कर सकते हैं, थीटा। शियरिंग स्ट्रेन, मोड़ देना, शियर कर देना। ओके, फिर से अगर एंगल को नापने जाएं तो फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। इस चेंज को आप कुछ भी नाम दे दो, लेट्स मीट डेल्टा एक्स, और इसकी ये लेंथ देखो, सामने आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम एल नाम दे देते हैं। तो यहां से यहां जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको डेल्टा एक्स, और ये एल। तो शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन आने के लिए जरूरी क्या है कि हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है। और ये फोर्स का क्या नेचर है? ये फोर्स मॉलिक्यूल पर नॉर्मल काम कर रही है।
मॉलिक्यूल को नॉर्मल खींच रही है। सेम पानी वाले केस में जब बैलून के अंदर पानी भरेंगे तो उस सरफेस को नॉर्मली प्रेस करेगा, लेकिन ये केस उल्टा है। इसमें नॉर्मल नहीं, फोर्स ऐसे लगाई जाती है, ये ऐसे करके, इसको ऐसे ऊपर से पकड़ के धकेलते हैं किसी सरफेस को, जैसे इसमें यहां से पकड़ के ऐसे धकेलेंगे इसको तो वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये फोर्स जिस सरफेस पे लग रही है, जिस एरिया पे लग रही है, वो टेंजेंशियल है। एरिया उसको ऐसे दबाया जा रहा है, तो यहां पर टेंजेंशियल फोर्स काम करती है और वहां पर नॉर्मल। इस फोर्स का क्या नेचर है? तो नेचर यह है कि जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतनी ज्यादा इसमें फोर्स लगानी पड़ेगी या कम। इस बात को क्लियर करने के लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेस क्या है ये। तो आंसर है कि एक तरह की फोर्स होती है। कैसे काम करती है मटेरियल पर? तो जिस मटेरियल को हमने अभी देखा था, उस पर हमने एक फोर्स लगाई थी जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी। अब इस मटेरियल की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम यहां पर लगने वाले लोड को यहां से कट कर दें अगर, तो मटेरियल वापस चला जाएगा। इसको वापस ले जाने के लिए क्या कोई बाहर से आया? नहीं आया। इसी के अंदर है कौन? इसके मॉलिक्यूल्स इसके शेप को रिस्टोर करा रहे हैं, रीगेन करा रहे हैं। तो इस फोर्स का नाम हम रिस्टोरिंग फोर्स भी दे सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। हमने एक मटेरियल पर लोड लगाया, मटेरियल खींच गया। अब क्यों नहीं खींचता? फोर्स का काम क्या है? फोर्स का काम है कि मटेरियल पर फोर्स लग रही है तो मोशन करे। क्यों नहीं करता है? क्या फोर्स की डेफिनेशन बदल गई? नहीं। अगर मटेरियल ने मोशन करना बंद कर दिया है, इसके पीछे का राज क्या है? तो आंसर है कि इस फोर्स को जीरो करने के लिए इसके अपोजिट एक फोर्स काम कर रही है, इक्वल एंड अपोजिट। तभी मटेरियल का मोशन रुक गया। इसीलिए रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है? इक्वल एंड अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। तो डिफॉर्मिंग को बढ़ाएंगे, रिस्टोरिंग बढ़ेगी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, वरना मटेरियल टूट जाएगा, फिर ये काम नहीं करता। लेकिन हम वहां पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, स्ट्रेस को देखो। जो मटेरियल इसके यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं वही तो इसको वापस ले आने। क्या स्ट्रेस को नापना आता है हमें? नहीं। तो कैसे नापेंगे हम? ये उसी तरीके से नापा जाएगा जैसे हम किसी मार्केट में सब्जियों को तौलते हैं, अपना वजन नापते हैं। हम अपना वजन कैसे नापते हैं? एक वेइंग मशीन पर चढ़ जाते हैं, उसकी स्प्रिंग घूम जाती है और वजन हमें पता लग जाता है। स्ट्रेस को भी सेम तरीका है। कैसे नापेंगे हम? हमें पता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो कितनी है, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट कौन होगी? रिस्टोरिंग। और वो कैलकुलेशन हो जाती है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है यही कौन है? स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस ऐसे काम नहीं करता। स्ट्रेस क्या है? देखो, अगर हमने एरिया को बड़ा कर दिया, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे।
तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसमें अभी 1 2 3 4 5 जो फोर्स 5 लोग मिलके, 5 मॉलिक्यूल मिलके बैलेंस कर रहे हैं, अगर 10 हो जाएंगे तो वो थोड़ी फोर्स को बैलेंस कर लेंगे मिलके। 100 हो जाएंगे तो वही 5 की बजाय 100, तो वो और थोड़ी फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। क्या रिस्टोरिंग फोर्स मॉलिक्यूल बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से कम हो जाती है? नहीं। फिर क्या हुआ? तो सुनो, इसमें एक डेफिनेशन बनी कि जब मटेरियल का एरिया ए है तो उस पर एफ फोर्स काम करती है, जो मटेरियल को वापस ले जाती है। जब इसका हम 1 यूनिट एरिया की बात करते हैं तो ये बन गया आपका स्ट्रेस। इसी को हम किस और नाम से जानते हैं? प्रेशर। लेकिन इंजीनियरिंग में इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस ऑन 1 यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो फोर्स लगती है। अब मुझे एक बात का आंसर दो, अगर ये फोर्स 1 मीटर स्क्वायर की है तो क्या ये बदलेगी कभी? क्या 1 मीटर स्क्वायर में लगने वाली फोर्स अगर हम दूसरे 1 मीटर स्क्वायर में पूछेंगे तो क्या वहां पर अलग होगी? नहीं। तो ये सेम होगी। हर एक 1 मीटर स्क्वायर में जो ये फोर्स आएगी, स्ट्रेस, ये सभी में सेम होगी और इसीलिए ये कांस्टेंट होती है। हाँ, इधर देखो, एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस उतना रखने के लिए फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। ये ऐसे नहीं कह सकते हम कि एरिया बढ़ाया तो स्ट्रेस भी बढ़ गया। स्ट्रेस ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये वर्ड ठीक है। तो अब बताओ, किसी सामान को उठाने के लिए पतली वाली एरिया वाला यूज करोगे तार की मोटे एरिया वाला? अगर आपने मोटे एरिया वाला तार यूज किया और पतले एरिया वाला किया तो क्या फर्क है? तो फर्क यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को झेल सकता है जिसका एरिया मोटा है। एरिया बढ़ाया तो फोर्स और भी ज्यादा आ सकती है, झेल सकता है वो। और अगर एरिया कम कर दिया तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब एरिया बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेस को बढ़ा दिया हमने, अब वो स्ट्रेस और ज्यादा सह सकता है, वो और पैदा कर सकता है। क्योंकि फोर्स का क्या होगा? असल में जब हम लोड को लगाएंगे उतना ही लोड है, अगर लोड को चेंज नहीं करते, लोड 10 kg ही है मान लो, एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा? इसको तो चेंज नहीं किया हमने। ऐसे में अगर चेंज नहीं करोगे तो जो एक मॉलिक्यूल पे स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्या स्ट्रेस कम हो जाएगा? यह स्ट्रेस जो उस पे मिल रहा है वो कम हो जाएगा। तो जो इसको स्ट्रेस मिल रहा है ना वो कम हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ नहीं। हम स्ट्रेस को और भी बढ़ा सकते हैं। हम जब लोड लगाएंगे तो वही मॉलिक्यूल 10 तक स्ट्रेस सह सकता है, लेकिन अभी हमने वेट को 20 kg कर दिया, वेट को नहीं, हमने एरिया बढ़ा दिया। ये अब जो फोर्स पहले 10 थी अब वो छोटी छोटी बढ़ गई और 2 करके ये बढ़ गई, या फिर 1 करते करते सब में बढ़ गई। अगर ये फोर्स कम हो गई है, सब में लगने वाली फोर्स, अगर ये फोर्स 10 से कम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है इस तरह से, क्या स्ट्रेस कम हो गया? नहीं, इसको मिल कम रही है फोर्स, लेकिन ये कहां तक आ सकता है? ये यहां तक उठ के आ सकता है। ये इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। तो स्ट्रेस मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताता है कि इतना स्ट्रेस आप मैक्सिमम दे सकते हो। वहां तक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन कर सकता है, अपने आप को रीगेन कर सकता है। और यहां से इलास्टिसिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। कैसे काम करती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेस ये ले सकता है, फोर्स को बना सकता है।
ठीक है, क्योंकि इनके बीच की फोर्स को बना कौन रहा है, इनके मॉलिक्यूल की टेंशन। एक नीचे टूटना चाहता है लेकिन इसका पड़ोसी मॉलिक्यूल टूटने नहीं देता है, इसको बैलेंस करके रखता है। ठीक, अच्छा अगर हमने इसकी जगह कोई वॉल्यूम लिया, कोई गुब्बारा लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, उसके एरिया पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट एरिया पे फोर्स कितनी आएगी इसमें, ये आएगी फोर्स। ठीक है, अच्छा लेकिन जब हम शेयरिंग पे पढ़ते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस, उसमें हम नॉर्मल नहीं लगाते फोर्स, इसमें क्या सी नॉर्मल, उसमें टेंजेंशियल काम करती है, और जिस एरिया पे लग रही है फोर्स वो एरिया प्ले में आता है, रोल प्ले करता है। अगर हम फोर्स इस एरिया पे लगा रहे हैं और इसका जितना भी एरिया है वो इफेक्टिव है, क्योंकि फोर्स यहां लगाई जा रही है, तो वो इफेक्टिव एरिया लिया जाएगा स्ट्रेस को निकालने के लिए। तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन सब से हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी को थोड़ा जानने को मिल जाता है। ठीक है, कैसे काम करती है, ऑलवेज नॉर्मल स्ट्रेंथ को शो करता है स्ट्रेस, कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। एक चीज, इस स्ट्रेस के थ्रू मटेरियल की स्ट्रेंथ पता लगती है ना, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। टेंसाइल स्ट्रेस, जिससे हम मटेरियल की उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ये कहाँ काम करते हैं, जैसे मान लीजिए क्रेन से किसी को भारी सामान उठाना है, वो पतली तार की रस्सी के लेने के बजाय वो मोटी रस्सी चुनता है। क्या फायदा है उससे, उससे फायदा ये है कि जिस मटेरियल पे बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आ रही थी, अब वो रिस्टोरिंग फोर्स हर एक मॉलिक्यूल में बढ़ जाएगी। लेकिन क्या स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं, स्ट्रेंथ उतनी ही है, बस रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी तो काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें हुक्स लॉ के बारे में, इलास्टिक लिमिट के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सबको जानना है। तो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको हम अब समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।